नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएससी एम विद शिवम में। और मैं शिवम दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार बेहद उम्दा होगा और आप पढ़ाई भी बेहतरीन उम्दा तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मानवीय मूल और पर्यावरणीय अध्ययन को बहुत शानदार तरीके से हम कंप्लीट करेंगे। और अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो कहीं ना कहीं आप एक बहुत अच्छे लेवल पर आपकी तैयारी जो है वो हो जाएगी, है ना। बीए बीएससी बीकॉम सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के अगर आप स्टूडेंट हैं तो बिल्कुल ये जो वीडियो है खासकर आपके लिए हमने डिज़ाइन करी है। साथ ही ये जो वीडियो है उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगी जिनका किसी कारणवश एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया था, अब वो फाइनल ईयर में हैं। तो ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है, आप बिल्कुल परेशान ना हो, है ना। और अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप भी कहेंगे किसको देख डाला तो एग्ज़ाम जिंगल आला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये जो वीडियो है साथ ही में जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं सभी बच्चों के लिए हेल्पफुल रहेगी। चलो प्रश्न नंबर 1 की बात करेंगे। आपके सामने रहेगा, उद्योग द्वारा उत्पन्न किस प्रकार का प्रदूषण कलयंत्र के खतरनाक शोर का भी उत्सर्जन करता है। ऑप्शंस रहेंगे आपके, नंबर 1 खतरनाक प्रदूषण, नंबर 2 जल प्रदूषण कहेंगे क्या इसे हम, या तीसरा ध्वनि प्रदूषण इसे हम कहेंगे, या फिर फोर्थ वायु प्रदूषण हम इसे कहेंगे। तो बात करें अगर राइट आंसर की तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, देखो जो कलयंत्र होते हैं उद्योग की अगर हम बात करें तो जो मशीनें लगी होती हैं उन्हीं को हम कलयंत्र कहते हैं। और जब वो शोर शराबा करते हैं तो उससे जो ध्वनि प्रदूषण हमारा उत्पन्न होता है। ध्वनि प्रदूषण एक ऐसा प्रदूषण होता है जो मानव जाति के लिए ही नहीं संपूर्ण जीव जगत के लिए ये खतरा बना हुआ है। कोई बच्चा परेशान नहीं होगा, है ना। और जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें इस क्वेश्चन से रिलेटेड रहेंगी, इस क्वेश्चन से ही नहीं जितने भी आने वाले क्वेश्चंस होंगे उनसे रिलेटेड सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझ लो कि ध्वनि प्रदूषण क्या है, कैसे ये अफेक्ट करता है। देखो, तो ध्वनि प्रदूषण एक अदृश्य खतरा है, इसे देखा नहीं जा सकता। यह जमीन और समुद्र के नीचे दोनों जगह उपस्थित है। ठीक है, तो कहीं से भी शोर शराबा अगर आपको मिलता है तो वो ध्वनि प्रदूषण का सूचक माना जाएगा। ठीक है, और ध्वनि को जो है हम डेसिबल में मापते हैं। ठीक, अच्छा एक बात और आप हमें बताओ, मनुष्य जो है वो कितनी, मनुष्य के कानों के लिए कितनी डेसिबल की ध्वनि जो है परफेक्ट होती है, आप हमें कमेंट करके बता दो ज़रा। ठीक है, आप हमें इस चीज़ को कमेंट करके बता दें ज़रा। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 की। आपके सामने रहेगा, खाली स्थान है यहाँ पे, टेस्ट प्रदूषकों का उदाहरण नहीं है। ठीक है, आपको बताना है भाई इनमें से प्रदूषकों का उदाहरण कौन नहीं है। नंबर 1 ऑक्सीजन, नंबर 2 की बात करेंगे कीटनाशक, 3 की बात करेंगे SO2 जिसे हम सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं, चौथे की बात करेंगे उर्वरक। तो बताओ भाई प्रदूषकों का उदाहरण इनमें से कौन नहीं है। तो अगर हम बात करें राइट आंसर की तो देखो भाई ऑक्सीजन जो है वो प्रदूषकों का उदाहरण बिल्कुल नहीं है। कीटनाशक कहीं ना कहीं प्रदूषकों के उदाहरण में आते हैं। ठीक है, कीटनाशक का हम यूज़ बेसिकली करते हैं जितनी भी हमारी खाद्य चीज़ें होती हैं, फसलें होती हैं, उनमें हम इनका छिड़काव करते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं नुकसानदेह होते हैं। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड तो बिल्कुल है ही खतरा, है ना। उर्वरक तो खतरा है ही, आप सभी को पता होगा। उर्वरक ज़्यादा उर्वरक अगर हम अपनी खेती में यूज़ कर लेते हैं तो क्या होता है बताओ, कहीं ना कहीं उसकी क्षमता जो है ना, फसल उत्पादन की जो क्षमता है वो अफेक्ट यहाँ से होती है। ठीक है, चलो बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 की। आपके सामने रहेगा, इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है जो प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाती है। साथ में ये चीज़ भी है, देखो अब यहाँ से अगर क्वेश्चन आया ग्रीन हाउस के बारे में तो हम ग्रीन हाउस गैस के बारे में सब कुछ जान लेंगे। जिन जिन टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो उन सभी टॉपिक्स को हमने यहाँ डिस्कस किया है और सब कुछ बहुत अच्छे से आपके लिए एक्सप्लेन भी किया है। तो समझो सबसे पहले बात को। ऑप्शंस की अगर हम बात करेंगे तो नंबर 1 नाइट्रोजन ऑक्साइड हो जाएगा, CO2 हो जाएगी, या फिर मीथेन की बात करेंगे या ओजोन की बात करेंगे। तो राइट आंसर की अगर बात करें तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो एक ऐसी गैस है, वायुमंडल में तो ये पाई जाती है लेकिन ग्रीन हाउस गैसों में ये सम्मिलित बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अधिकांश जो प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं वो कौन कौन सी हैं। एक तो भाप हो जाएगी आपकी, एक CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी, मीथेन की बात करें CH4 हो जाएगी, या फिर बात करें नाइट्रस ऑक्साइड N2O की बात करें तो ये हो जाएगी। देखो नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं है। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बिल्कुल भी नहीं है, ये नाइट्रस ऑक्साइड है, आप इसे बहुत अच्छे से बखूबी समझें। और बात करेंगे ओजोन की,
ओजोन O3 इसका फॉर्मूला होता है। तो ये जो आपके सामने गैसें दिख रही हैं ये सभी क्या है, ग्रीन हाउस गैसों में शामिल है। अन्न की हम जो बात करें वो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को बहुत इनका हम कहें अगर ये गैसें जो हैं वो बढ़ जाएंगी तो ओजोन पे तो फ़र्क पड़ेगा ही, बाकी जितनी भी ग्रीन हाउस गैसें हैं कहीं ना कहीं वो ज़्यादा अफेक्ट होंगी, उनकी मात्रा कम ज़्यादा हो जाएगी। देखो ग्रीन हाउस गैसें जो करती हैं वो एक ताप को मेंटेन रखने में उनका कहीं ना कहीं यूज़ होता है, योगदान होता है, लेकिन इन सब की चीज़ों की वजह से या जितने भी मानवीय ऐसे कुकृत्य या क्रियाकलाप हैं जिनकी वजह से इन गैसों की जो प्रतिशतता है या इन गैसों की अगर हम कहें परसेंटेज है उनमें बढ़ोतरी या कमी देखी जाती है। ठीक है, तो उनकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो हम बात करेंगे अगर कार्बन मोनोऑक्साइड CO है ना, बताओ जो वाहन होते हैं टू व्हीलर हम बात करें अगर बाइक वगैरह की, तो इनसे जो गैस निकलती है या फिर हम फोर व्हीलर की बात करें तो यहाँ से जो गैस निकलती है उनके साइलेंसर से, तो कौन सी गैस निकलती है? क्या कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है? आप हमें कमेंट करके बताओ जरा। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC की बात करें, ये कहाँ से निकलती है? क्या फ्रिज से निकलती है या सेविंग क्रीम से निकलती है? आप हमें इसको भी बताओ, है ना। ब्लैक कार्बन कालिक की बात करें तो ये सभी जो है वो कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। देखो अब हम आपको इनकी परसेंटेज भी बता दें। जो प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें होती हैं उनमें अगर हम बात करें जल वाष्प का जो परसेंटेज है वो 36% से 70% तक है। कितना है? 36% से 70% तक है। ग्रीन हाउस प्रभाव का ये जो है वो कारण बनती है जल वाष्प। नेक्स्ट की हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड, तो जो 9 से 26% तक इसका कारण है। मीथेन की बात करें CH4 इसका फॉर्मूला होता है, 4 से 9% तक है। ओजोन की बात करें O3 है ना। नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात करें तो ये सभी गैसेस जो हैं वो आपके ग्रीन हाउस इफेक्ट का कारण बनती है। ठीक है, अब देखो ग्लोबल वार्मिंग की हम बात करें तो समझो पहले, यदि ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा उत्कृष्ट अनुपात से पार हो जाती है, ठीक है, तो प्राकृतिक ग्रीन हाउस संतुलन गड़बड़ा सकता है और लगातार सौर ताप के फंसने से पृथ्वी के तापमान में लगातार वृद्धि जो है वो हो रही है। यह ग्लोबल वार्मिंग का समग्र प्रभाव पैदा करता है। आशा करता हूँ आपके माइंड में ये चीज़ बहुत अच्छे से सेट हो गई होगी दोस्तों। ठीक है, चलो अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जो आपके सामने रहेगा। प्रश्न नंबर 4, निम्न में से कौन सा गैर बायोडिग्रेडेबल है? देखो अब बायोडिग्रेडेबल या फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल जो भी होते हैं हम उन सबको जानेंगे और ये क्या होते हैं बहुत अच्छे से समझेंगे, कोई बच्चा परेशान नहीं होगा। इसीलिए हमने ये जो क्वेश्चन है वो लिया है आपके लिए। ठीक है, तो नंबर 1 की बात करेंगे ऊन, नंबर 2 की बात करेंगे नायलॉन, 3 की बात करेंगे जानवरों की हड्डियाँ या फिर 4th की बात करेंगे चाय की पत्तियाँ। तो देखो नायलॉन जो है वो गैर बायोडिग्रेडेबल है। क्या है भाई? गैर बायोडिग्रेडेबल है, या फिर इसे हम गैर बायोडिग्रेडेबल कहते हैं या फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। समझ गए बात कि नहीं? बताओ अब समझो आपकी है क्या बायोडिग्रेडेबल। देखो वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रियाओं है ना बैक्टीरिया के आधार पर विभाजित कर रहे हैं। कैसे कैसे? देखो जीवित पौधे हैं, जानवर हैं, सब्जियां हैं, कागज, लकड़ी, ऊनी कपड़े, तो देखो ये सब क्या है कहीं ना कहीं नष्ट हो जाते हैं आखिर में। ठीक है, वो मिट्टी में ही मिल जाते हैं। पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कभी नष्ट नहीं होती। बात करेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल के बारे में। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रियाओं से नहीं टूटते हैं। ठीक है, और ये पदार्थ कैसे होते हैं भाई? निष्क्रिय होते हैं। लंबे समय तक ये पदार्थ पर्यावरण में बने रहते हैं। जैसे आपका टिन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, या फिर हम प्लास्टिक की थैली की बात करें तो ये सारी चीज़ें, या फिर नायलॉन की हम बात करें जो अभी आपने ऊपर पढ़ा, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एनवायरनमेंट में, पर्यावरण में काफ़ी समय तक बनी रहती हैं। देखो अब हम इनका टाइम भी देखते हैं कब तक बनी रहती हैं। समझो यहाँ पर अपशिष्ट के प्रकार यहाँ पे लिखा है, अनुमानित समय पतत करने के लिए जो है इनका हमने लिखा है साथ में। ये सामग्री प्रकृति कैसी है, बायोडिग्रेडेबल है या नॉन बायोडिग्रेडेबल, इस चीज़ को भी हमने यहाँ पे राइट किया है। अब देखो सबसे पहले हम बात करेंगे अगर सब्जी, फल या बचे हुए खाद्य पदार्थों आदि छिलकों के बारे में, तो 1 से 2 सप्ताह तक ये है रह सकते हैं पर्यावरण में। ये इसलिए ये क्या है बायोडिग्रेडेबल हैं और बहुत जल्दी ये क्या हो जाते हैं धरती में ही, मिट्टी में ही मिल जाते हैं। ठीक है, कागज़ की हम बात करें तो 10 से 30 दिनों तक रहते हैं, है ना, ये भी बायोडिग्रेडेबल है। ठीक इसी तरह हम अगर बात करें सूती कपड़े के बारे में तो ये 2 से 5 महीने तक का इनका टाइम होता है, बायोडिग्रेडेबल है। लकड़ी की बात करें तो 10 से 15 वर्ष तक है, ये बायोडिग्रेडेबल है। क्योंकि देखो आपसे क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकते हैं, हो सकता है उसने 2-3 ऐसे दे दिए, एक दे दिया ऊनी कपड़ा, पूछ लिया बताओ इनमें से कौन बायोडिग्रेडेबल है ना, बाकी के उसने नॉन
बायोडिग्रेडेबल दे दी है, तो आपको ये चीज़ अपने माइंड में सेट करनी पड़ेगी, है ना, उस समझ के साथ आपको क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। इसलिए लिख लें, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, इसलिए मुझे लगा है तो मैंने इस क्वेश्चन को आपके लिए यहाँ पे लिया है। देखो ऊनी कपड़े की हम बात करें तो लगभग 1 वर्ष का टाइम इसे रहता है, बायोडिग्रेडेबल है। टिन, एल्यूमिनियम, अन्य धातुओं के डिब्बे की हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये भी जो है वो बायोडिग्रेडेबल है और 100 से 500 वर्ष तक का इनका टाइम पीरियड होता है। प्लास्टिक की थैली, देखो ये बहुत खतरनाक है, अगर हम इसकी बात करें तो ये कई वर्ष तक रहती है और ये क्या है भाई, गैर बायोडिग्रेडेबल है ना। देखो माफ़ करना, जो टिन, एल्यूमिनियम, अन्य धातुओं की हम बात कर रहे थे तो ये भी क्या है आपकी 100 से 500 वर्ष तक रहती हैं और ये भी क्या है, गैर बायोडिग्रेडेबल है, क्योंकि ये देखो बहुत लंबा टाइम हो जाता है 100 से 500 साल का, है कि नहीं। और जितनी भी हमारी धातुएं हैं, चाहे फिर हम सोने की बात करें या लोहे की बात करें, तो सारी धातुएं कैसी हैं भाई, गैर बायोडिग्रेडेबल हैं, ठीक है, जिन्हें हम नॉन बायोडिग्रेडेबल भी कहते हैं। ऐसे ही सिंथेटिक फाइबर जो है वो भी क्या है, गैर बायोडिग्रेडेबल है। आप हमें बताओ पहला सिंथेटिक फाइबर कौन है, कमेंट करके बता दो जरा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी तो है यही, पहला और पूरी तरह से सिंथेटिक फाइबर है, कौन सा है बताओ। तो इसे नायलॉन को हम कहते हैं और नायलॉन जो है बहुत इजीली नष्ट बिल्कुल भी नहीं होता है ना, इसीलिए इसे हम कहाँ रखते हैं, गैर बायोडिग्रेडेबल की श्रेणी में, ठीक है। तो ये बायोडिग्रेडेबल क्या है, नहीं है, ठीक। चलो, इसे कोयला, पानी, हवा से तैयार किया गया था, कैसे तैयार किया गया था, तो कोयला से, पानी से और हवा से तैयार किया गया था, याद रखेंगे इसे, ठीक है, भूलना बिल्कुल नहीं है। बाद में कोई भी बच्चा नहीं कहेगा कि हमारी बैक लग गई इसमें या ये जो पेपर है वो क्लियर नहीं हुआ, ठीक, क्योंकि बहुत मेहनत से पढ़ाता हूँ और आपसे भी उम्मीद रखता हूँ कि आप भी बहुत मेहनत से पढ़ें, ठीक है दोस्तों। चलो प्रश्न नंबर 6 की बात करेंगे, आपके सामने रहेगा, निम्न में से क्या एक पर्यावरणीय समस्या नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से पर्यावरणीय समस्या कौन नहीं है, क्या भोजन का आनुवंशिक संशोधन नहीं है, या फिर वनीकरण की हम बात करें, या तीसरी की बात करें अम्ल वर्षा, या चौथी की बात करेंगे जैव विविधता का हनन, बताओ। तो बात करें कहीं ना कहीं वनीकरण की, तो वनीकरण जो है वो एक पर्यावरण की समस्या नहीं है, ठीक है। वनीकरण से क्या होता है, देखो वनीकरण का मतलब है वन लगाना, ठीक है, पेड़ लगाने से पर्यावरण में कोई समस्या नहीं होती है। भोजन का आनुवंशिक संशोधन, अब देखो, अब भोजन रखा है, आप उसे कहें कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी हम इसे रखे रहेंगे तो ये कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो सकता है। अम्ल वर्षा की बात करें तो ये पर्यावरण को खराब ये भी करती है, ये भी करेगा, और जैव विविधता का हनन अगर आप करेंगे तो ये भी कहीं ना कहीं नुकसानदायक होगा ही। तो ये जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वनीकरण, ठीक है, समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। चलिए बात करेंगे और नेक्स्ट, देखो जलवायु परिवर्तन और वनों की कटाई, ये जो टोटल 5 चीज़ें जो हैं वो हम रखते हैं पर्यावरण की समस्या के अंतर्गत, ठीक है, कि ये अगर चीज़ें आप करते हैं तो पर्यावरण की समस्या हो सकती है। कौन कौन सी चीज़ें थी, एक तो भोजन का आनुवंशिक संशोधन, ये था, अम्ल वर्षा थी, जैव विविधता का हनन था, और तीसरे की हम बात करेंगे जलवायु परिवर्तन, है ना, और चौथे की बात करेंगे जलवायु परिवर्तन, और 5वां था आपका वनों की कटाई। तो ये 5 चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं आपको, है ना, नुकसानदायक हो सकती हैं अगर ये पर्यावरण की समस्या जो है वो बनी हुई है। तो देखो बात करेंगे प्रश्न नंबर 7 की, आपके सामने रहेगा, कौन सा एक द्वितीय प्रदूषक है। देखो अब हमने अगर यहाँ पे क्वेश्चन लिया है द्वितीय प्रदूषक से संबंधित, तो प्रदूषकों को हम बहुत अच्छे से समझ लेंगे यहाँ पे। नंबर 1, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या द्वितीय प्रदूषक है ना, धुंध है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, या फिर सभी जो है वो द्वितीय प्रदूषक के अंतर्गत आते हैं। तो बात करेंगे कहीं ना कहीं अगर राइट आंसर की, तो इसका हो जाएगा बिल्कुल धुंध, ऑप्शन नंबर 2 जो है द्वितीय प्रदूषक है। अब प्रदूषक क्या है आप समझो अच्छे से। देखो यहाँ पर प्राथमिक प्रदूषक की अगर हम बात करें, प्राथमिक प्रदूषक की अगर बात करें तो वे प्रदूषक जो किसी स्रोत से सीधे उत्सर्जित होते हैं, समझ गए बात, प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं। जैसे कड़ीय पदार्थ हैं, नाइट्रोजन और जहरीली धातुओं के ऑक्साइड प्राथमिक प्रदूषकों के सभी उदाहरण हैं, क्योंकि वे सीधे जीवाश्म ईंधन, ज्वालामुखी विस्फोट या फिर औद्योगिक अपशिष्टों के जलने से जुड़े हो सकते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पे द्वितीय प्रदूषक की अगर हम बात करें तो क्या होता है इसमें, द्वितीय प्रदूषक वे प्रदूषक हैं जो प्राथमिक प्रदूषकों के एक दूसरे के साथ या आसपास के अन्य पदार्थों के साथ प्रतिक्रिया करने से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। ये किसी दूसरे प्रदूषक से जो है वो क्रिया करके उत्पन्न होते हैं। जैसे धुंध हुआ, है ना, जो धुएं और कोहरे का संयोजन होता है। अब धुंध कैसे बनती है, धुआं और कोहरे को जो इनका जो संयोजन होता है उससे जो धुंध बनती है, द्वितीय प्रदूषक का जो है वो उदाहरण है। आप समझ गए कि नहीं समझ गए बताओ, है ना। स्क्रीनशॉट वगैरह जो लेना हो ले लो, लिखना हो लिख दो, बहुत अच्छे से अपनी कॉपी में सारी चीज़ें हमारे हिसाब से तो लिखते हुए आप चलें तो बहुत बेहतर रहेगा, ठीक है। बात करेंगे प्रश्न नंबर 8 की, आपके सामने रहेगा,
निम्न में से कौन एरोसोल का एक उदाहरण है? आपको बताना है कि इनमें से एरोसोल का उदाहरण कौन सा है? जेली है, कोहरा है, मक्खन या फिर स्पंज। तो राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कोहरा जो है वो एक एरोसोल का उदाहरण है। ठीक, अब समझो यहाँ पे एरोसोल क्या चीज़ है। गैस में तरल या फिर ठोस कणों का एक निलंबन जो है वो एरोसोल है। अब आप कह रहे होंगे सर ये है क्या? देखो यहाँ पे, ये प्राकृतिक या मानव निर्मित हो सकते हैं। आपके एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि बताइए इनमें से कौन एरोसोल है, तो आप सीधा सीधा बता देना, या फिर कोहरा वहाँ पे होगा, धुंध होगी वहाँ पे, धूल, धुआं, समुद्री धुंध। अगर ये चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाए तो आप सीधा सीधा कह देना कि ये जो है वो एरोसोल का उदाहरण है। ठीक, तो कोई भी बच्चा परेशान नहीं होगा। इतनी चीज़ें बिल्कुल आप लिखते हुए अपनी कॉपी में चलें। प्रश्न नंबर 9 रहेगा आपके स्क्रीन पे। अम्ल वर्षा मुख्य रूप से किसका मिश्रण होती है? ठीक, अब अम्ल वर्षा की अगर हम बात करें तो समझेंगे इसे। देखो, ये सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, इन दोनों का जो है वो मिश्रण होती है। जैसे हम H2SO4 कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल को, और नाइट्रिक अम्ल को क्या कहते हैं? तो कहना भाई HNO3 कहते हैं। क्या कहते हैं? HNO3 कहते हैं। तो इन दोनों के मिश्रण से जो है वो अम्ल वर्षा होती है। प्रश्न नंबर 10 की हम बात करें, आपके सामने रहेगा, मार्बल कैंसर की घटना किसके कारण होती है? कालिक कण, अम्लीय वर्षा, CFC या फिर कोयरा। तो बात करेंगे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 इसका सही। अम्लीय वर्षा जो है ना, कहीं ना कहीं ये जो घटना है मार्बल कैंसर की वो अम्लीय वर्षा के कारण होती है। और इसे मार्बल कैंसर को एक नाम और दिया जाता है, स्टोन कैंसर हम इसे कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? स्टोन कैंसर कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं, चाहे फिर मार्बल कैंसर कह लो, ये सभी नाम एक ही है। ठीक है, और ये जो है उनका सीधा सीधा काम होता है H2SO4 प्लस HNO3, इन दोनों की जो क्रिया होती है आपस में, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं अम्लीय वर्षा का कारण बनती है। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट चीज़ जो रहेगी आपकी, एक पॉइंट है इसमें नोट कर लो। अम्ल वर्षा में मौजूद जो प्रदूषक है अपना रंग बदलने के लिए पत्थर से भी अपक्रिया कर लेता है। ये चीज़ आप माइंड कर लेंगे, क्योंकि देखो ताजमहल जो है या फिर और भी जितनी सारी बिल्डिंग्स हैं वो कहीं ना कहीं जब अम्ल वर्षा जो कारण बनती है तो उससे जो है मार्बल कैंसर होता है, इसे स्टोन कैंसर भी कहते हैं। अभी हमने पढ़ा था, अभी समझा था। तो पत्थर से जो है वो अम्ल वर्षा में ये जो जितने भी मौजूद प्रदूषक होते हैं वो क्रिया करते हैं। ठीक है, समझ गए? चलो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, है ना, अभी अच्छी लग रही हो अगर, तो लाइक जरूर कर दो, है ना, और दोस्तों को शेयर कर दो। ठीक है, चलो बात करेंगे प्रश्न नंबर 11 की, आपके सामने रहेगा। अम्लीय वर्षा के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी गैसें कौन सी हैं? अब आपको बताना है। देखो, तो SO2 की हम बात करें और NO2 की बात करें तो ये जो दोनों गैसें हैं वो कहीं ना कहीं अम्लीय वर्षा के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी होती हैं। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 12 की अगर हम बात करें, आपके सामने रहेगा, निम्न में से क्या सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण के जैविक संकेतक के रूप में उपयोग किया जाता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण के जैविक संकेतक के रूप में हम किन्हें जो है वो उपयोग करते हैं? आपको बताना है, क्या ब्रायोफाइटस है, शैवाल है, लाइकेन है, या फिर अमरबेल हो जाएगा। तो हम बात करेंगे राइट आंसर की। तो लाइकेन जो है वो जैविक संकेतक के रूप में उपयोग करे जाते हैं। लाइकेन को समझो, ये सजीव और निर्जीव के बीच की इकाई हमने कहते हैं, है ना। ये ऐसे पौधे होते हैं जो चट्टानों या फिर पेड़ की छाल जैसे उजागर स्थानों में उगते हैं, और कहीं ना कहीं ये प्रदूषण के सूचक भी हमने कहते हैं। ठीक है, इनसे हम पता लगा लेते हैं कि जो प्रदूषण है वो कितना बढ़ गया है। बात करेंगे प्रश्न नंबर 13 की, आपके सामने रहेगा, निम्न में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है? डीजल, पेट्रोल या फिर हाइड्रोजन, कोयला, या फिर आपको बताना है कि बताओ। ऐसी हम बात करेंगे, जैसे डीजल हुआ तो ये जब ज्वलन होता है इसमें तो धुआं निकलता है, तो कहीं ना कहीं ये पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनेगा ही। ठीक है, सेकंड हम बात करें पेट्रोल, तो सेम जो काम डीजल का है, जलने पर, है ना, धुआं निकलना। बात करें कोयला का, तो कोयला का भी सेम यही है। तो अगर राइट आंसर की बात करें तो इसका हो जाएगा हाइड्रोजन जो है न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनती है। ठीक है, बताओ हल्की गैस, सबसे ज़्यादा हल्की गैस किसे कहते हैं? आप कमेंट करके हमें बता दो, है ना, हमें बहुत अच्छा लगेगा, और हम कमेंट आपके सारे पढ़ते भी हैं। देखो, आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर इंडियन कल्चर एंड इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर की क्लास बना दो। ठीक है, तो बिल्कुल कोशिश जारी है, बहुत जल्द आपके सामने बहुत अच्छी और शानदार क्लास आपके लिए रहेगी। बात करेंगे प्रश्न नंबर 14 की, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है, मीथेन या फिर नाइट्रस ऑक्साइड नहीं है। देखो, हमने आपको सब कुछ समझा दिया है ग्रीन हाउस गैसों के बारे में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप हमें कमेंट कर दो।
ठीक है, बिल्कुल। और हम नहीं बताने वाले इसका आंसर, ठीक है, क्योंकि आपने अभी बहुत अच्छे से सारी चीज़ें पढ़ी हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और साथ में अगर अभी तक आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जुड़ जाएं। किस सब्जेक्ट की क्लास चाहते हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, है ना। मानवीय मूल्य और पर्यावरणीय अध्ययन यानी कि ह्यूमन वैल्यूज़ एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की बहुत सारी क्लासेस हैं, जाके प्लेलिस्ट विजिट कर लो। बाकी लिंक जो है हम प्लेलिस्ट की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे आपके साथ, ठीक है। बाकी आपके जितने भी माइनर सब्जेक्ट हैं, चाहे फिर हम बात करें डिजिटल मार्केटिंग या फिर हिंदी साहित्य की भी क्लास हमने आपको उपलब्ध करवाई थी, मैथमेटिक्स की भी क्लास जो है, अलजेब्रा मैथमेटिक्स की क्लास दी थी, है ना। आप हमें कमेंट करके बताओ आप नेक्स्ट क्लास जो है वो किस सब्जेक्ट की देखना चाहेंगे। मल्टीमीडिया की बात करें या फिर टूर गाइड की बात करें तो बहुत सारी क्लासेस हम आपके लिए उपलब्ध करवाते रहते हैं दोस्तों। इस क्लास की जो PDF है हम आपको, वैसे तो हम PDF देने के खिलाफ रहते हैं, हम PDF नहीं देते हैं, लेकिन आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं कि सर PDF भी दे दिया करो। तो टेलीग्राम चैनल है, आप उसको, है ना, ज्वाइन हो जाए। वहाँ पे लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे टेलीग्राम ग्रुप की, तो वहाँ पे हम इसकी PDF आपको उपलब्ध करवा देंगे। देखो, बात करें अगर फिजिकल एजुकेशन एंड योगा आपका ये अगर सब्जेक्ट है तो बिल्कुल इसकी भी क्लासेस हमने आपको दी थी, है ना। संपूर्ण राजनीति को जो है, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस किया था, तो पढ़ लें सारी चीज़ों को, है ना। सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएं। और अगर अभी तक आपको नहीं पता चला है कि आपके माइनर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, तो VA VSC VCOM तीनों में कौन कौन से माइनर रहेंगे, हम बात कर रहे हैं सेकेंड ईयर और थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट के, तो बिल्कुल आप ये वीडियो देख लेना, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। बहुत जल्द आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं, है ना। और कमेंट करके बताएं आप किस यूनिवर्सिटी से हैं। मैं बात कर रहा हूँ बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी की, है ना। बहुत जल्द आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे और फरवरी के सेकेंड वीक में स्टार्ट होने की पूरी संभावना है ना। एग्ज़ाम फॉर्म जो है आपके चल ही रहे हैं। सब्सक्राइब कर लो, जुड़ जाओ, लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, हमें भी बहुत अच्छा लगेगा, है ना। और शेयर कर देना दोस्तों को, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होंगे, ठीक है। आपसे क्लास रोज़ देने की कोशिश करूँगा दोस्तों, है ना। क्लास आपको नहीं उपलब्ध करवा पा रहा था। और सबको इस मकर संक्रांति पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, खुशियाँ, बधाई, है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।